नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू रीट ओनली। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए रीट साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ईमानदारी के साथ एंड तक आपको बने रहना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ कहूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि अगर आपने ये वीडियोस पूरा देखा है या नहीं देखा है। आप में से 90% लोग ऐसे होंगे कि इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखकर छोड़ देंगे, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको 100 क्वेश्चन रखूँगा उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। इस तरह हम इस वीडियो को लेंगे ताकि आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो अच्छे से एक बार कवर हो सके। तो ईमानदारी के साथ एंड तक आपको बने रहना है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आंतरिक रूप से आपको मोटिवेट रहना है कि मुझे रीट में सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए बस। और परफेक्ट टाइम का आपको कभी भी इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप इस तरह अपनी स्टडी को आगे लेकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। काफ़ी अधिक समय लगा है 100 क्वेश्चन की पीडीएफ को तैयार करने में, तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करेगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? 5, 8, 15 या फिर 20? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भागों में बांटा है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक्सन ने दिया था। अब इन्होंने जो 8 भागों में इसको बांटा है, तो 8 भाग कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट है विश्वास अविश्वास की अवस्था। सेकंड है स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। थर्ड है आत्मबल अपराध की अवस्था। फोर्थ है परिश्रमहीनता की अवस्था। फिफ्थ है पहचान भूमिका की अवस्था। सिक्स्थ है घनिष्ठ अलगाव की अवस्था। सेवंथ है उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। और 8 नंबर पर है ईमानदारी निराशा की अवस्था। देखिए जो सबसे नीचे वाली है ईमानदारी निराशा की अवस्था, ये कई बार कई एग्जाम में पूछी हुई है। क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के जो भाग बताए उसमें सबसे अंतिम सोपान पर कौन सा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ईमानदारी निराशा अवस्था। आगे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को कितने भागों व अवस्थाओं में बांटा है? 3 भाग 6 अवस्था, 6 भाग 3 अवस्था, 4 भाग 8 अवस्था, 8 भाग 4 अवस्था। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक जो विकास सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया उसको 3 भाग और 6 अवस्थाओं में बांटा है। तो 3 भाग कौन कौन से पहले ये देख लेते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर और पश्चिम परंपरागत स्तर। अब जो सबसे पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई है, आत्मा और दंड की अवस्था, ये पहली है। सेकंड अहंकार की अवस्था। तो सेकंड इन्होंने भाग बताया है परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत 2 अवस्था बताई है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और जो थर्ड भाग इन्होंने बताया है पश्चिम परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं बताई है, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 3, 5, 8 या फिर 15? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 5 भागों में बांटा है। ये आप ध्यान रखिएगा। 5 भाग कौन कौन से? फर्स्ट है मुख्य अवस्था, सेकंड है गुदी अवस्था, थर्ड है लिंगी अवस्था, फोर्थ है सुप्त अवस्था और फिफ्थ है जननेंद्रिय अवस्था। तो आप ये कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, यह कार्य जीन पियाजे की किस अवस्था का है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ये ध्यान रखिए कि जो जीन पियाजे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, उसकी 4 अवस्थाएं बताई थी जो कि आपके सामने दे रखी है। इनका टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट अवस्था है उसका टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष। जो सेकंड अवस्था है उसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष। थर्ड जो है उसका टाइम पीरियड है 7 से 12 वर्ष। और जो फोर्थ है उसका टाइम पीरियड है 12 से 15 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे ने किस अवस्था में अतार्किक चिंतन का वर्णन किया है? संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है इसमें?
देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जीन पियाजे ने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में अतार्किक चिंतन का वर्णन किया है। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। संवेग, इमोशन किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन, फ्रेंच, फारसी या फिर संस्कृत? देखिए करेक्ट आंसर होगा, जो संवेग शब्द है ये बना है लैटिन भाषा के शब्द से। और ये शब्द कौन सा है? इमोवर, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो संवेग है, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सुखद और दुखद। ये आपको ध्यान रखना है। संवेग एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है गेट्स की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। संवेग वे घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई एग्जाम आई हुई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? डिसलेक्सिया, अस्पेक्सिया, अस्फसिया या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा, भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार है वो है अस्फेजिया। इंग्लिश में इसको इस प्रकार लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा, जो मानसिक विकास है ये अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है 15 से 20 वर्ष तक। बालक बिना सहारे से खड़ा होना सीख जाता है 7 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 10 माह में? देखिए करेक्ट आंसर होगा, बालक 10वें माह में बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि बालक 7वें माह में बिना सहारे बैठना सीख जाता है और 8वें माह में सहारे से खड़ा होना सीख जाता है। रिपब्लिक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई? अरस्तु, वाटसन, पियाजे, प्लेटो? देखिए करेक्ट आंसर होगा, रिपब्लिक नामक पुस्तक ये लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। और नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखना है, बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। तो ऐसा किन के द्वारा कहा गया? ये प्लेटो के द्वारा ही कहा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को कहते हैं मोरो अवस्था, रूटिंग अवस्था, बेबीनेस की अवस्था या फिर सेस्वा अवस्था? देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, मोरो अवस्था। इसके अलावा 2 अवस्था और है, रूटिंग अवस्था। इसके अंतर्गत नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है या फिर वो अपना मुंह एक साइड खिसका देता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है रूटिंग अवस्था। और जो बेबीनेस की अवस्था है ये है नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या उसको मारने पर, ठोकने पर उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, इस अवस्था को कहते हैं बेबीनेस की अवस्था। देखिए इनसे संबंधित कई बार कई एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, तो ये तीनों अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1916, 1920, 1925 या फिर 1930 में? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बाल विकास के अध्ययन की भारत में शुरुआत हुई थी 1930 में। और नीचे वाला फैक्ट भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई 1916 में कोलकाता में SN सेनगुप्ता के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ पर की गई थी? रूस, अमेरिका, जर्मनी या फिर इंग्लैंड में? देखिए करेक्ट आंसर होगा, प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी अमेरिका में। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए बाल गृह की स्थापना की गई थी। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? स्टेनले हॉल, विलियम जेम्स, जीन पियाजे या फिर विलियम ब्रेकन? देखिए करेक्ट आंसर होगा, प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया गया था स्टेनले हॉल के द्वारा। और इस पत्रिका का नाम क्या है? पेडागोजिकल सेमिनार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का समय है तो कौन सा है आप बताएं? 6 से 12 वर्ष या फिर 7 से 12 वर्ष, 3 से 12 वर्ष या फिर 8 से 12 वर्ष? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था का समय 3 से 12 वर्ष।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने रॉस ने विकास के 4 आयाम बताए हैं, कौन कौन से? फर्स्ट शेषवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, सेकंड बताया इन्होंने आरंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और फोर्थ बताया इन्होंने किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रूसो, ब्रूनर, विलियम मैकडूगल या फिर हल? देखिए करेक्ट आंसर होगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है विलियम मैकडूगल। बालक की त्वचा, बाल आदि बाहरी अंगों के निर्माण करने में सहायक हैं। एक्टोडर्म, मिसोडर्म, एंडोडर्म, सभी गलत हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा बालक की त्वचा, बाल, जितने भी ये बाहरी अंग है इनके निर्माण में सहायक है एक्टोडर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। मिसोडर्म क्या है? इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है, और जो एंडोडर्म है इससे मस्तिष्क और हृदय का निर्माण होता है। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। गर्भावस्था का समय कम से कम और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कम से कम जो समय है वो है 180 दिन और ज्यादा से ज्यादा 330 दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः जो गर्भावस्था का समय होता है वो होता है 270 से लगाकर 280 दिन, या फिर हम इसे 9 माह भी कह सकते हैं या चंद्रमास। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इमाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, ब्रूनर, विलियम मैकडूगल या फिर हल? देखिए ये प्रश्न भी कई बार कई एग्जाम आया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये पुस्तक है रूसो की। बालक का मूल प्रत्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषवावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शेषवा अवस्था में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे 2 विशेषता भी दे रखी है शेषवावस्था की। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, कल्पना जगत में विचरण करना, यह विशेषता होती है शेषवावस्था की। अधिगम की कठिनाई का काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को, किशोरावस्था, शेषवावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था? देखिए अधिगम की कठिनाई का काल कहा जाता है शेषवावस्था को। भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक। देखिए करेक्ट आंसर होगा भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग विकसित हो जाते हैं 2 वर्ष की आयु तक। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असंगत है वो बताना है। तो देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे। तो देखते सभी। फर्स्ट कथन दे रखा है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 साल में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये परिभाषा है रूसो की। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं, ये परिभाषा है डाइडेन की। और सबसे लास्ट में दे रखी है, शेषवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, वैलेंटाइन की ये परिभाषा है। तो आपको बतानी है कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए जो परिभाषा यहाँ पर दे रखी है ये वैलेंटाइन की परिभाषा नहीं है। तो ये परिभाषा किसकी है? देखिए ये परिभाषा दी गई थी वॉटसन के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखनी है। और ऊपर की जो ये तीनों परिभाषाएं हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? देखिए करेक्ट आंसर होगा भावना और संवेग को दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है बाल्यावस्था में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कॉल एंड ब्रूस की ये परिभाषा है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल इनके द्वारा कहा गया था। रॉस ने इसे छद्म परिपक्वता का काल कहा है, यानी मिथ्या परिपक्वता का काल। और किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है।
तो ये तीनों परिभाषा भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए? रूसो, जॉन डेवी, इवान इलिच या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूसो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनके द्वारा कहा गया कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने के अवसर देने चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए हैं। तो ये पुस्तक जस्ट हमने आगे देखी थी, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो रूसो की। आगे चलते हैं। बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वो रासायनिक खाद और चीनी इन दोनों में अंतर करना सीख जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है इसमें बालक का चिंतन तार्किक हो जाता है और वह गुणों की पहचान भी कर लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा। किशोर अवस्था के बारे में कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे, देखते हैं सभी को। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता है, वैलेंटाइन। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, रॉस। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, जीन पियाजे। तो आप बताएं यहाँ पर कौन सा असंगत है? देखिए यहाँ पर जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, तो ये परिभाषा जीन पियाजे की नहीं है। तो ये परिभाषा किन की है? देखिए ये परिभाषा दी गई थी स्टेनले हॉल के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी के जो ऊपर की ये 3 परिभाषाएं इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? फ्रायड, कोहलबर्ग, एरिक्सन या फिर हिल्दा ताबा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हिल्दा ताबा। ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रायड के 2 सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अनुभव। थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, ब्रूनर, हिलगार्ड, हल? देखिए थ्योरी ऑफ लर्निंग इस पुस्तक के लेखक है हिलगार्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बालक का अहम केंद्रित होता है 1 से 2 वर्ष में, 1 से 7 वर्ष में, 5 से 7 वर्ष में या फिर 3 से 5 वर्ष में? देखिए करेक्ट आंसर होगा बालक का जो अहम ये केंद्रित होता है 5 से लगाकर 7 वर्ष की उम्र में। ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए पियाजे ने पूर्व क्रिया अवधि को 1 से 7 वर्ष तक बताया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो पूर्व क्रिया अवधि है बाद में इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन कौन से? आत्म केंद्रित और सहज बुद्धि। जो आत्म केंद्रित है इसकी जो अवधि है वो है 1 से 4 वर्ष। सहज बुद्धि की जो अवधि है वो है 5 से लगाकर 7 वर्ष। और जो ये सहज बुद्धि है इसी के अंतर्गत पियाजे ने बताया है कि जो बालक का जो अहम होता है वो क्या होता है? केंद्रित होता है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 से 7 वर्ष। अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है, यह कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है युग्मनज। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या फिर मानसिक विकास का? देखिए करेक्ट आंसर होगा ब्रिजेश के अनुसार जो उत्तेजना है यह भाग है संवेगात्मक विकास का। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है?
यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय, खेलकूद का मैदान, बुद्धि परीक्षण। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, खेलकूद का मैदान। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रकम्पनित प्राणी माना है, तो ये कौन है? ब्रूनर, पियाजे, अरस्तु या फिर जॉन डीवी। तो देखिए ये मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो ये अवस्था कौन सी है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये अवस्था है शेषवा अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोर अवस्था में पाई जाती है? ईर्ष्या, वीर पूजा, उत्तेजना, जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वीर पूजा। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर कोई नहीं? देखिए वृद्धि सर्वाधिक होती है शेषवावस्था में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, टॉलमैन का संकेत अधिगम सिद्धांत या फिर कोहलर का अधिगम सिद्धांत। तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो ये शब्द है अनुभूति, अनुभूति से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सेकंड। हड्डियों के जुड़ने को कहा जाता है दृढ़ीकरण, विभेदीकरण, अस्थिकरण या फिर एकीकरण। देखिए हड्डियों के जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है अस्थिकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विभेदीकरण किसे कहते हैं? स्नायु मंडल हड्डियों में परिवर्तन को विभेदीकरण कहते हैं। दृढ़ीकरण किसे कहते हैं? हड्डियों का मजबूत होना। और अस्थिकरण तो जस्ट हमने ऊपर देखा, ये हड्डियों के जुड़ने को कहते हैं। तो ये तीनों परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। पुरुषों में सामान्यतः यौन गुणसूत्र होता है, तो कौन सा होता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, XY गुणसूत्र। लड़कों की हृदय की धड़कन 72 बार 1 मिनट में धड़कती है, तो लड़कियों की कितनी बार धड़कती होगी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 66 से 70 बार। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। शेषवावस्था में बालकों में कितनी हड्डियां रहती हैं? 206, 270, 305 या फिर 296? देखिए करेक्ट आंसर होगा शेषवावस्था में बालकों की जो हड्डियां होती है वो होती है 270। दिन, समय, दिनांक, वार, सिक्के की पहचान याद कर लेता है, तो अब बताएं बालक किस वर्ष में ये याद कर लेते हैं? 8 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष या फिर 11 वर्ष? देखिए करेक्ट आंसर होगा बालक दिन, समय, दिनांक, वार और सिक्के की पहचान याद करना सीख जाते हैं 9 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी हम देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए जो 6 वर्ष का बालक है ये चित्र की वस्तुओं का वर्णन कर सकता है। उसके सामने किसी भी प्रकार का चित्र रख लो, उसका वो वर्णन कर लेगा। और 14 से 15 तक गिनती सुनाने की योग्यता भी उसके अंतर्गत आ जाती है और स्मरण शक्ति का भी उसमें विकास होने लगता है। फिर 7 वर्ष में वो साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। 8 वर्ष की आयु में वो लंबे वाक्यों को दोहरा सकता है। 9 वर्ष की आयु तक ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, दिन, समय, दिनांक, वार और वर्ष और सिक्कों की पहचान याद कर लेता है। 10 वर्ष की आयु तक छोटी कहानियों को याद कर लेता है और 11 वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो देखिए यहाँ से आपके काफी अधिक क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। इन सभी फैक्ट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। कितने दिन, सप्ताह, माह, वर्ष का बालक अपने माता पिता को पहचानने लग जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 माह में।
किस विधि ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रयोगात्मक विधि ने। बालक का मन मोम के तख्ते के समान होता है, तो ये कथन किनका है? हरलॉक, जॉन लॉक, गुड इनफ, क्रो एंड क्रो। देखिए ये कथन दिया गया था जॉन लॉक के द्वारा। संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? देखिए संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। बालक का विकास प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। देखिए बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया था? डार्विन, मेंडल, रूसो या फिर जॉन लॉक? देखिए करेक्ट आंसर होगा पैतृक गुणों के स्थानांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था मेंडल के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए मेंडल कहाँ के थे? ये एक पादरी थे चेकोस्लोवाकिया के। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने गिरजे के एक बगीचे में बड़ी और छोटी जो मटर होती है, मटर को लिया और बराबर संख्या में मिलाकर इनको बो दिया। उगने वाली जो मटरें थी उनको बार बार कई बार इनके द्वारा बोया गया। अंत में जो नतीजन उगने वाली जो मटरें थी वे थी शुद्ध। तो ये प्रयोग किया गया था इनके द्वारा मटर पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने बाद में ये सिद्धांत दिया था पैतृक गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। 12 से वयस्क तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक या फिर 7 से 12 वर्ष तक। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। 7 से 12 वर्ष तक जो बालक होते हैं उनकी जो सोच होती है वो होती है मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों पर आधारित। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य नहीं है? विकास अंतक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये गलत है विकास के संबंध में। तो विकास के संबंध में ये तीनों कथन सही है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोषों से या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल 1 कोष से, यानी जो एक कोशिका होती है एक सेल से। मनोविकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो मनोविकास है ये वंशक्रम एवं वातावरण इन दोनों का योगदान का परिणाम है। तो आपको ध्यान रखना है। नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में सम्मिलित करते हैं? सहकारी खेल, समांतर खेल, साहचर्य खेल, इंद्रिय व गत्यात्मक खेल? देखिए करेक्ट आंसर होगा इंद्रिय और गत्यात्मक खेल में सम्मिलित करते हैं जो नवजात शिशु होते हैं। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है किसने कहा? तो आप सभी को पता होगा क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो इसके अलावा ये 2 परिभाषा जो कि क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई, ये भी आपको ध्यान रखनी है। मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषा है इनके द्वारा दी गई। मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ये परिभाषा किनकी है? रॉस, ब्लेयर, जॉन्स, सिम्पसन, गैसेल, किलपैट्रिक? देखिए परिभाषा कई एग्जाम में पूछी हुई है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन की ये परिभाषा है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी एक और परिभाषा है, बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो ये दोनों परिभाषाएं ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन की, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कौन सी मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा है? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मनोविज्ञान की जो आधुनिक शाखा है वो है परा मनोविज्ञान। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो बाल मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है
गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। और जो विकासात्मक मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन होता है। किसने कहा? बर्क, क्रो एंड क्रो, विलियम मैकडूगल या फिर वॉटसन? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये परिभाषा दी गई थी बर्क के द्वारा। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा, इसमें कीवर्ड के रूप में आपको ये ध्यान रखना है, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था जॉन लॉक के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पेस्टोलॉजी के द्वारा। विकास की गति में विभिन्नता का नियम किसके द्वारा दिया गया? डगलस व हॉलैंड, क्रो एंड क्रो, हरलॉक, कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा, विकास की गति में विभिन्नता का जो नियम है यह दिया गया था डगलस व हॉलैंड के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो विकास के जो ये नीचे दो सिद्धांत दे रखे हैं, सतत विकास व निरंतरता का नियम और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, ये दोनों दिए गए थे हरलॉक के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो विकास की गति में विभिन्नता का नियम है ये तो दिया गया डगलस और हॉलैंड के द्वारा, और ये जो दो नियम है ये दिए गए थे हरलॉक के द्वारा। आगे चलते हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? देखिए बाल विकास की कुल 4 अवस्थाएं, गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। भ्रूण अवस्था का समय होता है, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, भ्रूण अवस्था का जो समय होता है वो होता है 3 से लगाकर 8 सप्ताह तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो गर्भधान अवस्था है, गर्भधान अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक है बीजावस्था, फिर है भ्रूण अवस्था और थर्ड है गर्भस्थ शिशु। तो देखिए जो बीजावस्था है उसका समय है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, भ्रूण अवस्था का समय है 3 से लगाकर 8 सप्ताह तक, और गर्भस्थ शिशु का समय है 8 सप्ताह से जन्म पूर्व तक। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बालक के जन्म के बाद यह निश्चित हो जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो, एडलर, विलियम जेम्स, वॉटसन? देखिए ये परिभाषा दी गई थी एडलर के द्वारा। अतार्किक चिंतन की अवस्था निम्न में से कौन सी है? देखिए अतार्किक चिंतन की अवस्था है शेषावस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शेषावस्था ही है, भावी जीवन की आधारशिला और सीखने का आदर्श काल, ये तीनों विशेषता किसकी है? शेषावस्था की। 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं, ऐसा किसने कहा था? देखिए ये परिभाषा काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी परिभाषा में अर्ध स्वप्न आपको दिख जाए तो आपको सही करके आना है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक की परिभाषा है 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। और नीचे वाले दो परिभाषा भी आपको ये ध्यान रखनी है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। गुड एनफ की यह परिभाषा है 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यह परिभाषा है न्यूमैन की। तीनों परिभाषा काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो कंटेक्स्ट आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता शेषावस्था की नहीं है? दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, संवेग का प्रदर्शन, निरुद्देश्य भ्रमण? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा निरुद्देश्य भ्रमण, ये विशेषता नहीं है शेषावस्था की। तो शेषावस्था की कौन कौन सी विशेषता है ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्र गति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है इसमें। बालक इसके अंतर्गत शेषावस्था के अंतर्गत स्व केंद्रित होता है और इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है बालक में। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है शेषावस्था के संबंध में। सिगमंड फ्रायड ने किस अवस्था को निर्माणकारी काल कहा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल्यावस्था को। ये आप ध्यान रखिएगा। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कॉल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया है। जस्ट हमने आगे भी देखा था, एक बार वापस यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, दोनों परिभाषाएं, निर्माणकारी काल कहा है सिगमंड फ्रायड ने और अनोखा काल कहा है कॉल एंड ब्रूस ने।
एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन लॉक, स्टैनले हॉल, बर्क, क्रो एंड क्रो। देखिए क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए करेक्ट आंसर होगा एडोलसेंस नामक जो ये पुस्तक लिखी गई, ये पुस्तक है स्टैनले हॉल की। और स्टैनले हॉल की जो नीचे परिभाषा दे रखी है, कई एग्जाम आई हुई है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं सभी। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। सेकंड इनकी परिभाषा है किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव और तूफान व संघर्ष की अवस्था है। थर्ड इनकी परिभाषा है एक नया जन्म, जो किसके संबंध में कह रही है? किशोर अवस्था के संबंध में। एक नया जन्म क्योंकि इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषता की प्रकृति होती है। तो ये तीनों परिभाषा दी गई थी स्टैनले हॉल के द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। किशोर अवस्था का क्रमिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा नहीं दिया गया? क्रिंग, स्टैनले हॉल, हॉलिंगबर्थ या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा। देखिए क्रमिक विकास का सिद्धांत ये नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टैनले हॉल के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो किशोर अवस्था का क्रमिक विकास का सिद्धांत है ये क्या कहता है कि जो विकास होता है वो होता है धीरे धीरे, ना कि अकस्मात। लेकिन जो स्टैनले हॉल है इन्होंने तो कहा था कि जो विकास होता है वो होता है अकस्मात। तो इनके द्वारा अलग सिद्धांत दिया गया है किशोर अवस्था का त्वरित विकास सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किशोर अवस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी है रीट एग्जाम में, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे वाला भी आप ध्यान रखिएगा स्वलिनता, इससे संबंधित भी रीट एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। स्वलिनता क्या होती है? देखिए दूसरे लोगों से बातचीत करने पर जुड़ने की क्षमता को कम करने वाली समस्या है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन, अप्रकट संवेदीकरण। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोकन इकोनॉमी। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है रीट एग्जाम में। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 10 से लगाकर 13 माह में। आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या फिर युग्मज। देखिए करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिकता की इकाई है जीन। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। देखिए ये है आत्म केंद्रस्थ, ईगोसेंट्रिसिज्म। बाल विकास की प्रकृति किस प्रकार की है? देखिए बाल विकास की जो प्रकृति होती है वो होती है वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किशोर अध्ययन के साथ साथ रेडियो, टीवी आदि सुनना पसंद करते हैं, कथन किसका है? जीन पियाजे, कोलसेनिक, किलपैट्रिक, जेजे थॉमसन। देखिए ये परिभाषा दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और किशोर अवस्था की यह परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है, रॉस या जॉस की। किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। देखिए ये परिभाषा भी कई बार कई एग्जाम में आई हुई है, तो कंटिन्यूअसली आप ध्यान रखिएगा। बालक के जन्म के बाद यह निश्चित हो सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, यह परिभाषा किसने दी है? एडलर, स्टैनले हॉल, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड। तो देखिए शायद ये क्वेश्चन आगे हमने देखा था, तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, और मुझे भी पता चलेगा कि इस वीडियो के यहाँ तक कौन आए हैं। रेयर पर्सन होंगे, लगभग 10% के आसपास जो कि यहाँ तक पहुंचे होंगे, बाकी तो 5-10 क्वेश्चन देखकर ही छोड़ देते हैं। तो उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, भटकते हैं, 5-10 क्वेश्चन देखते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के कॉमेडीज वीडियो देखना, पढ़ाई से भागना बहुत खराब चीज़ है। लेकिन जो पढ़ाई करेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 2 वर्ष की आयु तक बच्चे के सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ऐसा किसने कहा था? वॉटसन, ब्रिजेश, क्रो एंड क्रो या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ऐसा कहा गया था ब्रिजेश के द्वारा। और देखिए इन्होंने बालक में जन्म के समय जो संवेग माना है वो माना है उत्तेजना को, तो ये आपको ध्यान रखना है। वॉटसन के अनुसार
नवजात शिशु में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है? भय, क्रोध, स्नेह या फिर उत्तेजना? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो उत्तेजना है ये संवेग नहीं माना है नवजात शिशु में वाटसन ने। तो कौन कौन से संवेग माने हैं ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं फिर। वह संधि काल कहा जाता है। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए वह संधि काल ये कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टाइम पीरियड 12 से लगाकर 16 वर्ष तक। किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। किसने कहा? जर्सील्ड, गेट, रॉस, कोई नहीं। देखिए संवेग की परिभाषा दी गई जर्सील्ड के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कीवर्ड के रूप में आवेश में आने, भड़क उठने और उत्तेजित हो जाने, इन वर्ड को आपको ध्यान रखना है। और संवेग की एक और परिभाषा है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ की ये परिभाषा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की, कोहलबर्ग, फ्रायड, कोई नहीं। देखिए भाषा विकास सिद्धांत ये दिया गया था चोम्स्की के द्वारा। लेमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, समाज का, वंशानुक्रम का, वातावरण का। देखिए लेमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। बालिकाओं की लंबाई अधिक बढ़ती है, तो कब बढ़ती है? देखिए बालिकाओं की जो लंबाई है ये अधिक बढ़ती है बाल्यावस्था में। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हल का, हरलॉक का, स्टेनले हॉल का या फिर गैसेल का? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऊपर जो ये परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा दी गई थी हरलॉक के द्वारा, आपको ध्यान में रखनी है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ले वाइगोत्स्की, एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड, विलियम जेम्स? देखिए करेक्ट आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं लीव वाइगोत्स्की। और इस सिद्धांत का अन्य नाम है समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में ये लिखा नहीं आता है और ये लिखा आता है, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लीव वाइगोत्स्की के द्वारा। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? देखिए जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर, पीटरसन, क्रो एंड क्रो, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वंशानुक्रम की यह परिभाषा दी गई थी जेम्स ड्रेवर के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार कई एग्जाम में आई हुई है, कंटेस्टली आपको ये ध्यान में रखनी है। और पीटरसन की वंशानुक्रम से संबंधित ये परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त करते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत माता पिता के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है? समानता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, अर्जित गुणों का स्थानांतरण सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत? देखिए करेक्ट आंसर होगा विपरीत गुणों को प्रदर्शित करने वाला जो सिद्धांत है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी सिद्धांत दे रखे हैं ये किसके सिद्धांत है? वंशानुक्रम के सिद्धांत। वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, रॉस की, पेस्टोलॉजी, रेमंड? देखिए करेक्ट आंसर होगा वातावरण से संबंधित यह परिभाषा दी गई थी वुडवर्थ के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। परिवार शिक्षा का सर्वोच्चतम स्थान है एवं बालक का प्रथम विद्यालय, कथन किसका है? पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, क्रो एंड क्रो या फिर रॉस? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेस्टोलॉजी की ये परिभाषा है। विद्यालय एक बाग के समान है तथा शिक्षक का स्थान माली व बच्चे पौधे के समान है, ऐसा किसने कहा? देखिए परिभाषा भी कई बार कई एग्जाम में आई हुई है। करेक्ट आंसर होगा फ्रोबेल की ये परिभाषा है। फ्रोबेल ने एक विधि भी दी थी किंडरगार्टन विधि, तो उसी के संबंध में यह परिभाषा है। श्रीमती हरलॉक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा है?
1, 2, 3 या फिर 4? देखिए करेक्ट आंसर होगा हरलॉक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को कुल 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से? देखिए फर्स्ट है आकार में परिवर्तन, सेकंड है अनुपात में परिवर्तन, थर्ड है पुराने चिन्हों का लोप और फोर्थ है नवीन चिन्हों का उदय। तो आप कंटेस्ट ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता बल्कि प्रकृति पर ही सब कुछ निर्भर है। ये परिभाषा किन की है? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, कोई नहीं। देखिए ये परिभाषा दी गई थी डार्विन के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? वॉटसन, ड्राइवर, रूसो, कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जो बहिर्दर्शन विधि है ये दी गई थी वॉटसन के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विकास किस क्रम में संपन्न होता है? देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा विकास संपन्न होता है सिर से पैर की ओर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है 19 इंच। मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल, क्रो एंड क्रो, फ्रायड, कोई नहीं। देखिए मूल प्रवृत्तियों के जनक हैं विलियम मैकडूगल। देखिए विलियम मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित संवेग बताए थे। तो मैं आपको सभी बता देता हूँ यहाँ पर, और आपको भी ये कंटेस्टली याद होने चाहिए। अगर आपको याद होंगे तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बना तभी आप अपना जो क्वेश्चन है वो सही करके आ सकते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए जो जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति है उसका संवेग है आश्चर्य। पलायन नामक जो मूल प्रवृत्ति है उसका संवेग है भय। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति का संवेग है अकेलापन। युयुत्सा इसका संवेग है क्रोध। आत्मगौरव का संवेग है श्रेष्ठता की भावना। दैन्य इसका संवेग है आत्महीनता। संचय प्रवृत्ति इसका जो संवेग है वो है स्वामित्व की भावना। प्रतिकर्षण का संवेग है घृणा। शरणागत का जो संवेग है वो है कष्ट। काम का संवेग है कामुकता। हास का संवेग है आमोद। भोजनान्वेषण इसका संवेग है भूख। संतान की कामना इसका संवेग है वात्सल्य। और रचनात्मकता इसका संवेग है सृजनात्मकता की भावना। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित संवेग विलियम मैकडूगल ने बताए थे। तो ये आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान में होने चाहिए, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो अब मैं आपको इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति है तो उससे संबंधित संवेग कौन सा होगा? क्रोध, आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना, कोई नहीं। तो इसका आपको जो भी सही आंसर लगता हो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो एंड में आपको ये लिख के जाना है फुल्ली वॉच्ड। और देखिए आप हमारे मेन चैनल से भी ज्वाइन हो जाएगा जिसका नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन, अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं है तो। देखिए वहाँ पर हमने एनसीईआरटी राजस्थान जीके कवर कर लिया है क्लास 6 से लेकर 8 तक। आरबीएससी की जो हिस्ट्री है 6 से लेकर 10वीं क्लास तक ये भी कंप्लीट करा रखी है। आरबीएससी की ज्योग्राफी वहाँ पर कंप्लीट कर रखी है 6 से लेकर 10वीं तक। पॉलिटिकल हम वहाँ पर अभी ले रहे हैं। और आरबीएससी की जो साइकोलॉजी है क्लास 11वीं 12वीं की वो भी हमने वहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो इन सभी की वीडियोस वहाँ पर बनाए हुए हैं। सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए हैं तो उनको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, बार बार यहीं से बनते हैं। लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं और बाद में उनका सिलेक्शन रह जाता है। लेकिन जो इन पुस्तकों को पढ़ के जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इन पुस्तकों को जरूर पढ़ना है। सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप विद्यालय में जाकर इन पुस्तकों को पढ़ाएंगे तो इन पुस्तकों के बारे में आपकी नॉलेज किस प्रकार है वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।